आशी गुल इस वक्त तुर्की के मशहूर इलाके कैपडोशिया में घर सवारी कर रही थी। सूरज गुरूब होने को था और आसमान पर सुर्ख, नारंगी और सुनहरी रंग बखर रहे थे। इर्द गिर्द अजीब व गरीब चट्टानी सुतून, जिन्हें परियों की चिमनियां कहा जाता है, लंबे साए डाल रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी और घोड़े के कदमों की आवाज नरम मिट्टी पर मध्यम धड़कन की तरह गूंज रही थी। वो आगे बढ़ती रही जब अचानक एक पहाड़ी मोड़ पर आकर रुक गए। नीचे गोरी में वादी के छोटे घरों की रोशनी जुगनुओं की तरह टिमटिमा रही थी और कुछ फासले पर गर्म हुआ के गुब्बारे आसमान में बुलंद हो रहे थे, जैसे ख्वाबों का कोई काफिला। ये इलाका गुरूब आफ्ताब के बाद मजीद हुसैन हो जाता है। हिपाडवकिया अपनी मुनफरिद चट्टानी साख्त ज़ेर ज़मीन शहरों और गर्म हुआ के गुब्बारों से मशहूर है। ज़ेर ज़मीन शहर अंडरग्राउंड सिटीज़ कदीम ज़माने में दुश्मनों से बचने के लिए तामीर किए गए थे, जो अब इस इलाके की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। इसके अलावा जाबजा गर्म हुआ से फूले गुब्बारे नजर आते हैं, इनको बहुत दिलफरेब नज़ारा पेश करते हैं। खूबसूरत और मुनफरिद अंदाज में बने सतून जो परियों की चिमनियों फेरी चिमनीज के नाम से जाने जाते हैं, उनके ऊपर बेशुमार हुआ के गुब्बारे उड़ते हुए नजर आते हैं और ये नज़ारा दिल को मुँह लेने की सलाहियत रखता है। आशी गुल फितरत से लगाव रखने वाली लड़की थी जो पिछले काफ़ी अरसे से कैपाडोकिया में रहाइश पजीर थी और इसे इस जगह से एक अजीब सी उनसियत हो चुकी थी। दिन के वक्त वो अक्सर परियों की चिमनियों के दरमियान घर सवारी करती, अगोरिमे के कदीम गारों और ज़ेरे ज़मीन शहरों की खोज में निकल जाती। शाम के वक्त वो अपने छोटे से पथरीले मकान की छत पर बैठकर सूरज के डूबने का मंजर देखती, जब गर्म हुआ के गुब्बारे आसमान में तैरते नजर आते और पूरा इलाका किसी पिस्तान की तरह लगने लगता। आशी गुल को पाकिस्तान से यहाँ आए हुए 12 साल गुजर चुके थे। वक्त जैसे पर लगाकर गुजर गया था, लेकिन कैपाडोकिया की चट्टानी वादियाँ, कदीम खंडरात और सुनहरी गुरूब आफ्ताब इसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। शुरू में जब वो यहाँ आई थी तो ये जगह इसके लिए अजनबी थी। वो सिर्फ चंद महीनों के लिए एक तहकीकी मंसूबे पर आई थी, कदीम तहजीबों पर काम करने के लिए। लेकिन कैपाडोकिया के पुरअसरार माहौल, यहाँ की ज़ेरे ज़मीन शहर, परियों की चिमनियाँ और पुरानी तर्क रवायात ने इसे जकड़ लिया। कुछ ऐसा था इस हुआ में जो उसे बांध कर रखे हुए था। पहले पहल वो सिर्फ एक मुहक्किक थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने यहाँ अपना एक छोटा सा कैफ़े बना लिया, जहाँ सयाह आते, किस्से सुनते और पुरानी कहानियाँ इसकी ज़बान से सुनने के ख्वाहिशमंद होते। आशी गुल जो इस वक्त घर सवारी करने के बाद वापसी के लिए पलट रही थी, अचानक इसके दिल को धचका सा लगा। को अजीब सा वसवसा इसके दिल और दिमाग पर छाने लगा था, जैसे को अनहोनी हो चुकी हो या होने वाली हो। इसने जल्दी से घोड़े को अलिफार लगा और वो अपनी रहाइशगाह पहुंची, थके कदमों से नीचे उतरी और घोड़े दोफैन को अस्तबल में बांधने लगी। मगर जहन कहीं और उलझा हुआ था। हाथ खुद ब खुद चल रहे थे, लेकिन दिमाग कहीं खोया हुआ था। उसे अपनी बेचैनी की समझ नहीं आ रही थी। अस्तबल की खामोशी में घोड़े की मध्यम हुनहिनाहट उभरी, जैसे दोफैन भी बेचैन हो। वो घोड़े की पुश्त थपथपाकर बाहर निकली और सर्द हुआ में एक गहरा सांस लिया। ये जगह, ये वादियाँ हमेशा से पुरअसरार थी, लेकिन आज कुछ मुख्तलिफ है, कुछ ऐसा जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़कर अपने छोटे से मकान में दाखिल हुई, जो पत्थरों से तराशा गया था और एक पहाड़ी की ढलवान में बना हुआ था। अंदर नीम तारीकी थी। एक तरफ दीवार में बना पुराना चिराग रखा था, जिसकी मध्यम रोशनी कमरे में लरसते साए बखेर रही थी। वो सोफे पर बैठ गई, लेकिन इसकी नजरें दूर कहीं खला में जिमी रही। दिल की बेचैनी बढ़ रही थी। रात के घुप अंधेरे में एक जीप तेज रफ्तारी से कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। इसके हेडलाइट्स पथरीली जमीन पर रोशनी फेंक रहे थे, लेकिन चारों तरफ फैली घुप तारीकी में वो रोशनी भी किसी हद तक बेबस लग रही थी। जीप में 4 लोग सवार थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। ड्राइविंग सीट पर बैठा बाकिर बेहद मोहतात अंदाज में जीप चला रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर इस्तिराब नुमायां था। बराबर की नशिस्त पर बैठी अलिफाजिल की नज़रें मुसलसल अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जिमी थीं, जैसे किसी से राब्ता करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यहाँ दूर तक कोई सिग्नल नहीं था। पीछे की नशिस्त पर मौजूद अली और ज़ैनब खामोशी से बाहर तारीकी में घोर रहे थे। उनके चेहरे पर उलझन के आसार थे। वो रास्ता भटक चुके थे और इस वीरान इलाके में आंकले थे। बाकिर रफ्तार कम करो, ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है, ज़ैनब ने घबराए हुए लहजे में कहा।
हमें जल्दी यहाँ से निकलना है, बाकर ने नजरें रास्ते पर जमाए जवाब दिया। अलीफाजिल ने बेचैनी से गर्दन घुमाई। रात के वक्त यहाँ को खतरा तो पेश नहीं आ सकता। वो वीरान जगहों से बहुत घबराती थी, ऊपर से ये घुप अंधेरा इसकी जान लेने के दर पे था। इस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मेरे ख्याल में हमें सुबह का इंतजार कर लेना चाहिए। दिन की रोशनी में आसानी से रास्ता मिल जाएगा हमें। इस वक्त तो दूर दूर तक खंडरात और वीराना ही नजर आ रहा है, बाकर ने कहा तो अलीफाजिल ने घबरा कर बाकर की तरफ देखा, जैसे ये तस्दीक करना चाह रही हो कि बाकर सच में यहाँ रुकने का इरादा कर चुका है। बाकर सही कह रहा है, अली ने कहा, इस अंधेरे में हम ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। और फिर जीप धीरे से राग गई। वो चारों जीप से बाहर खुले आसमान के नीचे निकल आए। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे को हल्की सी आवाज आई हो, को हल्का सा खटका महसूस हुआ। वो अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर उधर उधर देखने लगे कुछ देर तक। फिर ऐसे महसूस हुआ बाकर ने टार्च निकाली और आवाज की समत लाइट मारने लगा। कुछ फासले पर बड़े बड़े पत्थर मौजूद थे जहां से आवाज आ रही थी। वो आहिस्ता से चलता हुआ उधर जाने लगा। बाकर ध्यान से अलीफाजिल घबरा हुई आवाज में बोली। अली भी बाकर के पीछे पीछे चलने लगा। पत्थरों के दरमियान छोटा सा गड़ा बना हुआ था जिसमें घनी झाड़ियां नजर आ रही थीं। अचानक जोर से खटका हुआ और झाड़ियां अपनी जगह से ऊपर को हिलने लगे और फिर चुप हो गए। एक वजनी पत्थर झाड़ियों के बिल्कुल दरमियान पड़ा हुआ था और शायद इसके नीचे कुछ दबा हुआ था। वो दोनों एहतियात से गले में उतर गए और पत्थर को ऊपर खींचने लगे। ऐसे में बाकर के जौगर किसी ठोस सी चीज से टकराए और उभरने वाली आवाज से ऐसे लगा जैसे नीचे को लोहे की चीज हो। पत्थर हटाकर वो झाड़ियां उधर उधर करने लगे तो नीचे एक छोटा सा दरवाजा नजर आने लगा जैसे को तहखाना बना हुआ हो। अभी वो सोच ही रहे थे कि अचानक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। जमीन इस कदर जोर से लर्स के वो उछलकर कमर के बिल जमीन पर आ गिरे। लड़कियां हैबतजदा होकर चीखने लगी। उन्हें वहां से कुछ फासले पर मिट्टी के एक बड़े से टीले से आग के शोले निकलते महसूस हुए और साथ ही रेत उड़ती हुई उन पर गिरने लगी। बाकर और अली संभल कर बैठ गए जबकि नीचे मौजूद दरवाज़ा उखड़कर नीचे की तरफ लटका हुआ था। वो एहतियात से इस दरवाजे को ऊपर की तरफ खींचने लगे। दरवाजे के नीचे को दबा हुआ पड़ा था जो शायद कुछ देर पहले वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था और दरवाजे पर पड़े वजनी पत्थर की वजह से दरवाज़ा खोल नहीं पा रहा था। बाकर जल्दी से नीचे उतर गया और इस शख्स का जायजा लेने लगा। ये को सुरंगनुमा रास्ता था। वो शख्स बेसुध पड़ा हुआ था। बाकर ने इसकी नब्ज चेक की और फिर जोर से चलाया। फर्स्ट एड बॉक्स लाओ और खुद इसे गले से बाहर निकालने लगा। अली दौड़ता हुआ जीप तक गया और फर्स्ट एड बॉक्स निकालने लगा जबकि अलीफाजिल और ज़ैनब सरासिमगी से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थीं। बाकर ने इस शख्स का चेहरे पर निकाब देखा तो उसे उतारने लगा जबकि अली फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके करीब आ पहुंचा। यहाँ कोई एक्सप्लोजन हुआ है जिसकी वजह अभी नहीं मालूम और ये नीचे मलबे में दबा हुआ था। बाकर अलीफाजिल और ज़ैनब को तसल्ली देने के अंदाज में बोला, शुक्र है अभी जिंदा है और एक्सप्लोजन के मकाम से काफ़ी फासले पर होने की वजह से इसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं है। हम वक्त पर पहुंच गए थे तो ही इसे बचा पाए हैं। अब ये जल्दी ठीक हो जाएगा। उसकी मरहम पट्टी करते हुए बाकर मुसलसल बोल रहा था। वो इस बारे में काफ़ी तजर्बा रखता था इसलिए इस जख्मी शख्स की हालत देखकर उसकी तशवीश कुछ कम हो गई थी। अचानक इस जख्मी शख्स के कराहने की आवाज़ उभरी। हीर टूटे फूटे अल्फाज इसके लबों पर थे और चंद लम्हों बाद वो आंखें खोल चुका था।